हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम पॉलिटी से रिलेटेड 50+ इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है। तो यहाँ पे आपको बताना कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट ये भारतीय संविधान के किस पार्ट में शामिल है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट शामिल है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको पार्ट 4 में देखने को मिलेगा। तो पार्ट 4 में कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट शामिल है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपको कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो, एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स इज मेंशन इन विच आर्टिकल। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ये किस आर्टिकल में मेंशन है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिलेगा। तो भारत के नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आर्टिकल 44 में मेंशन है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। संविधान के किस आर्टिकल में पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है आर्टिकल 48A। तो आर्टिकल 48A में आपको पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है आर्टिकल 48A। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज बताना है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A ये फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है आर्टिकल 51A। और यहीं पे आपसे पूछा जाएगा किस पार्ट में मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये आपको पार्ट 4A में देखने को मिलेगा। पार्ट 4A में मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज, और आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा तो आर्टिकल 51A में मेंशन है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर 11। 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर 11 ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरो फ्रॉम। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किससे ली गई है। तो यहाँ पे आपको बताना है किस कंट्री से कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज के फीचर को हम बोरो किए हुए अपने संविधान में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर रशिया। तो रशिया के संविधान से हम कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज को बोरो किए हुए अपने संविधान में। तो जिस टाइम हम कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज को बोरो किए हुए थे तो उस टाइम रशिया को यूएसएसआर या सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट नाम है। उस समय रशिया को सोवियत यूनियन या यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। तो इस कंट्री से हम कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज को बोरो किए हुए अपने संविधान में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है रशिया। नेक्स्ट है, बाय विच अमेंडमेंट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना किस अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 42nd अमेंडमेंट। तो 42वां संशोधन द्वारा ये संशोधन 1976 में हुआ था। तो इस अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन बाद में 42nd अमेंडमेंट के तहत 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को हम भारतीय संविधान में इंक्लूड किए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और
इस संशोधन को जान ही रहे होंगे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस संशोधन में बहुत सारे बदलाव किए गए थे, तो इसलिए इसे अपने आप में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, विच कमेटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है किस कमेटी के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में शामिल करने का सिफारिश किया गया था। तो ऑप्शन सीधा आंसर है सवान सिंह कमेटी। सवान सिंह कमेटी के द्वारा सिफारिश किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन सीधा आंसर है सवान सिंह कमेटी। नेक्स्ट है, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर ये गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है, इन होम इज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया वेस्टेड। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर प्रेसिडेंट। तो भारतीय संविधान की कार्यपालिका शक्ति ये प्रेसिडेंट में निहित है और प्रमुख प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ऑप्शन डी दैट आंसर प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिफर टू द। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को संदर्भित किया जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर सुप्रीम कोर्ट। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संदर्भित किया जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल में बात करें तो ये आर्टिकल 71 में मेंशन है। तो आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को संदर्भित किया जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है। नेक्स्ट है, विच मेथड इज एडॉप्टेड फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी मेथड अपनाई जाती है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को अपनाई जाती है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नेक्स्ट है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है इंडियन आर्म्ड फोर्स का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति ये इंडियन आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति ये इंडियन आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर होते हैं। तो ऑप्शन बी दैट आंसर प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो ऑप्शन दैट आंसर है एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति अपने अपने राज्यों के गवर्नर के द्वारा किया जाता है और एडवोकेट जनरल ये स्टेट के फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। तो ये राज्यों के फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं जिनका मेंशन आर्टिकल 165 में मेंशन है। तो एडवोकेट जनरल के बारे में आर्टिकल 165 में मेंशन है और ये स्टेट के फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। तो इनका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। तो हाई कोर्ट के जज और जो चीफ जस्टिस होते हैं तो उनका भी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं तो उनका भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये यूनियन के फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। तो ये पूरे भारत के फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। तो इनका भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और अटॉर्नी जनरल के बारे में आर्टिकल 76 में मेंशन है, बट एडवोकेट जनरल का नियुक्ति गवर्नर के द्वारा किया जाता है। इनका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज इज। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। तो ये 1977 में चुने गए थे, 1977 में ये चुने गए थे।